के पीछे प्राइजेस के शेयर को लेकर और पूरे अदानी ग्रुप को लेकर भी ये साल भी विवाद रहे, क्लैरिफिकेशंस आए, फिर इन्वेस्टर्स का हमने कॉन्फिडेंस भी देखा गिरावट के बावजूद भी। आप कैसे देख रहे हैं इस ग्रुप को, और कोई शेयर जो आप सजेस्ट करना चाहें अडानी के जो 10 शेयर हैं उनमें से? देखिए, जो 10 शेयर है उसमें अगर कोई चुनना हो तो मैं समझता हूँ पहला तो अदानी इंटरप्राइज का ही रहेगा। अभी जैसे वरुण बता रहे थे कि एयरपोर्ट बिजनेस में अच्छी बढ़त बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से एक अट्रैक्शन तो बना ही हुआ है। दूसरा, अगर आप देखें तो इनका H2 का जो बिजनेस था वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें जुड़ने ही वाला है। और जिस तरीका से कॉपर वगैरह से इनकी बढ़त बनी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके ROC ROE में एक अच्छा सुधार आएगा। लेकिन दिक्कत है कि 6 लाख करोड़ का इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है, और जिस वजह से और वो पूरी एक्सपेंशन जो है मेरे हिसाब से डेट के थ्रू फंडिंग होने वाली है, तो वहाँ थोड़े से मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन ट्रिगर एयरपोर्ट बिजनेस से एक बड़ा बन सकता है, और अगर इसकी वैल्यूएशन भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि 3000 के टारगेट इसमें आने वाले साल भर में बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी इसमें चुननी हो तो पोर्ट्स की रहेगी, जहां अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक में एक बड़ा प्लेयर है, और जो पोर्ट्स इनके हैं बहुत अच्छे तरीके से कामकाज कर रहे हैं। वहां पर जो नंबर्स है बहुत ही संतोषजनक आए थे। और तीसरी कंपनी जो मैं तीन ही कंपनी इस पूरे ग्रुप में समझता हूँ कि ध्यान देने लायक है, अदानी विल्मर की है, जहां फॉर्च्यून का एक अच्छा खासा ब्रांड होने के बावजूद स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। कई बार खबरें आती हैं एग्जिट की या फिर स्टेक बढ़ाने की, तो उन सब चीजों के वजह से वोलेटिलिटी बनी रहती है। लेकिन एफएमसीजी में जिस तरीके की इनकी पकड़ है, और इस वक्त न केवल खाने के तेल में बल्कि दूसरे उत्पाद में भी ये फैल रहे हैं, मुझे लगता है वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये 2-3 स्टॉक है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अडानी विल्मर हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, और अडानी एंटरप्राइजेस 3000 के टारगेट राजेश जी दे रहे हैं। लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज का मानना है कि ये शेयर 3800 रुपए तक जा सकता है, वो टारगेट उन्होंने दिया है। और उसके आसपास जाके ही शेयर ने फिर थोड़ी सी नीचे की चाल देखी थी, और फिलहाल आज बढ़िया तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 2600 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल आपको दिखेंगे। ठीक है, ट्रिगर्स क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्यों दौड़ रहा है शेयर आज ये? कि वैसे तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आज आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, और जाहिर सी बात है अडानी एंटरप्राइजेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है। काफ़ी सारे कारण हैं, उसमें एक कारण ये है कि एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो दरअसल यहाँ पे अडानी ग्रुप ने ओवर द वीकेंड पूरा किया है, और वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट का। यहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट पर जो पहली वैलिडेशन फ़्लाइट थी वो उतरी है। अब वैलिडेशन फ़्लाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक टाइप की टेस्ट फ्लाइट होती है जहाँ पे जो उपकरण है उनकी जांच की जाती है, और इसमें कोई पैसेंजर्स नहीं होते। और ये फ़्लाइट जो है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से उड़ के नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वहाँ पे इसकी लैंडिंग जो है वो हुई है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एयरपोर्ट खुलना है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि पूरा हुआ है। अब देखिए, कंपनी को जल्द DGCA से एरोड्रोम का लाइसेंस जो है वो भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। और ये जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं फ़्लाइट जो है वो शायद अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगी, और उद्घाटन जो है वो अप्रैल के महीने में होगा, और उसके बाद कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो भी शुरू हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है 2025 में ही। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप देखें तो काफ़ी चरणों में इसको बनाया जा रहा है, और पहले चरण में एयरपोर्ट की सालाना क्षमता जो है वो करीब 2 करोड़ यात्रियों की होगी, और पहले 6 महीने में 80 लाख से 1 करोड़ यात्री जो है वो हैंडल करने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। 5 चरणों में जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का होने वाला है। अब अडानी एयरपोर्ट्स जो कि कंपनी काम कर रही है इस पूरे एयरपोर्ट कारोबार के पीछे, अब लोग मान के चल रहे हैं कि अगले 10 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के योजना निवेश जो है वो ये करने वाले हैं इस पूरे एयरपोर्ट कारोबार में। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब ये एयरपोर्ट कारोबार की लिस्टिंग कब होगी, तो ये माना जा रहा है कि जब ये प्रॉफिट में आ जाएगा, अच्छे तरह से प्रॉफिट करने लगेगा, तब जाके शायद इसका IPO आ सकता है, और FY 28 के आसपास ये लाने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो अडानी एयरपोर्ट जो है करीब 8 एयरपोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया इसको मैनेज करते हैं। एक तो मुंबई है, नवी मुंबई है, इसके अलावा गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज काफ़ी हरकत में हैं। एक फ्यूल देने का काम जो किया है
वो इस एयरपोर्ट की खबर ने भी किया है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए क्या ट्रिगर है? एक ट्रिगर ये भी है कि निफ्टी के इंडाइसेस के रीजिक कल होने वाले हैं और नोवामा ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस का वेटेज बढ़ सकता है, 0.6% हो सकता है निफ्टी में, और उसके चलते $15 मिलियन का इन्फ्लो आएगा। ये भी एक ट्रिगर माना जा रहा है अडानी एंटरप्राइजेस की तेजी के पीछे। आपसे जानना चाहूंगी फंडामेंटल आउटलुक, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 2024 के परफॉर्मेंस को अगर एक बार देखें और कुछ रिसर्च पॉइंट्स को देखें तो ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं 2.5% तक घटती हुई देखने को मिली है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। नेट एनपीएस में भी हमने देखा है इनफैक्ट यहाँ पर कटौती, और क्रेडिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 16% देखने को मिली, ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय डिमांड जो कि एमएसएमई स्पेस, रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर से आई है, और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ 11.4% पर। सो ओवरऑल जो ग्रोथ सिनेरियोज हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एनपीएस जो हैं घट रहे हैं। 2025 के लिए छोटी मझौली हो या फिर लार्जर बैंक प्लेयर्स हो, क्या कोई भरोसा बनता है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपने सही कहा। बैंकों के जो परफॉर्मेंस आई इस साल 2024 में वो संतोषजनक आई, खास करके इस बात के मद्देनजर कि एनपीएस में बड़ी भारी गिरावट देखी गई। लेकिन दिक्कत एनआईएम्स की तरफ से है। आज भी आप देखो तो कई बैंक ऐसे हैं जो 8% तक में एफडी उठा रहे हैं। कल ही मैं कहीं जा रहा था, 7.8% की बैनर लगे हुए थे एक बड़े बैंक का कि वो एफडी उठा रहे। तो ये सारी चीजें दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे रेट कट का सिलसिला चालू होगा, फिर वो भले इस बार की आरबीआई मीट में हो या अगले बार की आरबीआई मीट में हो, वहां से थोड़ी सी सुलेह आनी चालू हो जाएगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंकिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 30% के ऊपर बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन, और जब तक बैंक नहीं चलेंगे निफ्टी को चलना मुश्किल होगा। परफॉर्मेंस फंडामेंटल की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स अच्छे आए थे, क्वालिटी सुधर रही है, और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जोरदार बढ़त होगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो बैंकिंग को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। कई अच्छे बैंक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक जो कि आज की डेट में दुनिया का टॉप 10 बैंक्स में आ गया है, इतनी बड़ी साइज हो गई है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ एनआईएम के कारण से दबाव में है। मुझे लगता है वहाँ पे किसी को अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। छोटे बैंकों में अगर कहा जाए तो पीएसयू साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस लगातार 3-4 क्वार्टर से या 5 क्वार्टर से बहुत अच्छी रही है सारे पायदानों पर। एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से 60-62 रुपए के टारगेट के साथ वहाँ निवेश किया जा सकता है। इवन इंडसइंड बैंक को अगर आप देखो तो जो पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार गिरावट झेल रहा है, क्योंकि उनके माइक्रो फाइनेंस की तरफ से थोड़ी दिक्कत आई थी, और दूसरे अब वो अपने बैड एसेट्स बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी शॉर्ट टर्म की दिक्कतें हैं। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो वन टाइम प्राइस टू बुक FY26 पे मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। हो सकता है बाजार के कारणों से या न्यूज के कारण से यहाँ से और भी 30-40 रुपया टूट जाए, लेकिन साल भर का नजरिया हो तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है।